हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसआरजे क्लासेस। मैं हूं आपके साथ विकास और आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 10th हिंदी का गद्य खंड का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है क्या लिखूं। ठीक है, इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्या लिखूं। तो इस चैप्टर में लेखक हमसे क्या कहते हैं, क्या उन्होंने बताया है इस चैप्टर में, हम उसको पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो पहला इसमें गद्यांश हमें दिया गया है जिसमें कह रहे हैं, लेखक कहते हैं मुझे आज लिखना होगा, आज लिखना ही पड़ेगा। लेखक इसमें कहते हैं मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं एजी गार्डिनर। उनका कथन है, वो कहते हैं कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, यानी कि हमारे मन की एक विशेष स्थिति होती है। और यहाँ पर है, दो बार आ गया है। ठीक है, और उस समय मन में हमारे ऐसी उमंग सी, एक उमंग यानी कि एक उल्लास सा हमारे अंदर, एक आनंद सा हमारे मन में उठता है और हमारे हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति यानी कि ताजगी सी आ जाती है और मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है। आवेग मतलब मानसिक दबाव की स्थिति जिसमें हमें लिखना ही पड़ता है, कि हमें लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो मनोभाव हैं, उसको हम भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। लेखक कहते हैं अगर टोपी को, हैट को, कैप को टांगना हो तो कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह हम अपने मनोभावों को, हमारे जो मन के भाव हैं, उसको व्यक्त करने के लिए हम कोई भी विषय पर लिख सकते हैं। हमें अपने मनोभाव को व्यक्त करना है, इसलिए असली वस्तु है हैट। हैट मतलब हमारे मनोभाव, खूंटी नहीं, यानी कि विषय कोई भी हो, खूंटा यानी कि विषय कोई भी हो, असली जो वस्तु होती है वो होता है मनोभाव यानी कि हैट। ठीक है, इस तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। यानी कि हमारे मन के भाव क्या है, वही यथार्थ वस्तु है, वही मेन टॉपिक होता है हमारा। विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हम किसी भी सब्जेक्ट पर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपने उन मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं तो। ठीक है, तो मेन हमारा वर्क होता है अपने मनोभाव को व्यक्त करना। क्या विषय क्या है इसका कोई मायने नहीं होता। ठीक है, ऐसा लेखक कहते हैं। इसके बाद सेकंड जो है, सेकंड गद्यांश में, सेकंड पैसेज में लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं गार्डिनर साहब ने, जो एजी गार्डिनर हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी के निबंध लेखक, उनके कथन की यथार्थता यानी कि यथार्थ कितना है, वो सच कितना है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, इसमें कोई डाउट उनको नहीं है। पर मेरे लिए कठिनता यानी कि मुश्किल यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है कि जब मन में हमारे वो मनोभाव उत्पन्न होते हैं और हम कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। ऐसा मानसिक स्थिति का अनुभव लेखक ने, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने नहीं किया है, जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। उत्थित मतलब जाग उठते हैं या निकलने लगते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है कि मैं क्या लिखूं, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूं। आज तो मुझे विशेष परिश्रम, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता, दो दो लड़कियां हैं, नमिता और अमिता, इनके लिए लेखक को एक आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता का आदेश है, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस पर वो निबंध लिखें। यानी कि नमिता ने टॉपिक जो है दिया है लेखक को कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस पर वह लेख लिखें, निबंध लिखें, इस विषय पर लिखें। और वहीं अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। यानी कि दोनों लोगों ने, नमिता ने दिया है आदेश कि वह दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस पर निबंध लिखें। वहीं अमिता का आग्रह है कि लेखक समाज सुधार पर निबंध लिखें। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं
और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना होगा कि निबंध कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना। तो उनको एक आदर्श एक अच्छा सा निबंध लिखना भी है, और निबंध लिखने के पश्चात दोनों लड़कियों को, नमिता और अमिता को, निबंध का रहस्य क्या होता है, निबंध रचना कैसे की जाती है, उसको भी समझाना पड़ेगा किसे, लेखक को। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि लेखक को एक विषय पर लिखना है जिसका नाम, दो विषय पर लिखना है, जिसमें पहला विषय है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, सही बात है। दूर के ढोल इसलिए सुहावने होते हैं, अगर वही ढोल अगर हमारे पास बज रहा हो तो उस ढोल की आवाज़ हमारे कानों तक जो पहुंचती है ना, तो वो बहुत हमको अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो पास में ही बज रहा होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, जिसकी वजह से जो है ढोल की आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती। वही ढोल अगर कहीं दूर बज रहा हो तो उसकी जब आवाज़ हम सुनते हैं तो वह हमें बहुत मीठी लगती है, मधुर लगती है। और ये एक मुहावरा भी है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है ना। तो पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सकें, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। इस प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल मतलब बहुत पहले समय से लेकर आज तक होती आ रही है, और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों मतलब जानकारों में भी विरोध है, वो उनमें भी विरोधाभास है। ठीक है, समाज सुधार को लेकर के उसको मैं 5 पेज कैसे लिख दूं, मैंने सोचा, लेखक कह रहे हैं। ठीक है ना, मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं कि उनकी वो कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, उनकी सम्मति क्या है, जो निबंध शास्त्र के आचार्य हैं, जो लेखक हैं। पहले तो ये समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या, एक आदर्श निबंध होता क्या है और वह कैसे लिखा जाता है। फिर मैं भविष्य की चिंता करूंगा कि मुझे किस पर लिखना है, कितने पेज लिखना है और क्या लिखना है। ठीक है, इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी कि उन आचार्यों ने निबंध को कैसे लिखा है। तो आचार्यों की रचनाएं देखने के बाद लेखक क्या देखते हैं। ठीक है, लेखक क्या देखते हैं, एक विद्वान का कथन है, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। जितना निबंध छोटा होगा, छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा, अगर उसके हम कंपैरिजन देखें, जो छोटा निबंध होता है वह अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। ठीक है ना, क्योंकि बड़ा निबंध बड़ा होता है तो लोगों को पहला तो पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, और छोटा होगा, और छोटे ही निबंध में हमें अपनी सारे मनोभावों को अगर हम व्यक्त कर देते हैं तो छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अच्छा रहता है, क्योंकि हम उसी चीज को छोटे निबंध में लिख रहे हैं और उसी चीज को हम बड़े सा बना करके लिख रहे हैं, तो लोगों को पढ़ने में भी थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा ही अच्छा होता है। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है, लेखक ऐसा सोचते हैं। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं, ऐसा लेखक सोच लेते हैं। पर कैसे लिखूं, क्योंकि लेखक को तो लिखने का अनुभव है नहीं। निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का भी ये कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं। निबंध के 2 प्रधान मेन जो है अंग होते हैं। पहला तो सामग्री, यानी कि मटेरियल, हमें किस पर लिखना है, क्या क्या लिखना है। ठीक है, और दूसरा शैली मतलब लिखने का तरीका, ढंग। ठीक है ना, वो पहले तो मुझे सामग्री एकत्रित करनी होगी, इकट्ठा करनी होगी। विचार समूह, यानी कि विचार समूह मतलब क्या हमारे थॉट्स हैं उसको संचित करना होगा, इकट्ठा करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। मनन मतलब सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय पर अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, यानी कि जिस चीज के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा होता है उसी चीज के बारे में हम अच्छे से सोच पाते हैं, विचार विमर्श कर पाते हैं। पर यह कौन जानता है कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यह बात पहले ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान मतलब खोज कर लेता। यानी कि लेखक कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि दूर के ढोल सुहावने, इस पर भी निबंध लिखा जा सकता है, तो मैं जाकर के लाइब्रेरी में
पढ़ लेता, समझ लेता, पर अब समय नहीं। मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ तो ना तो विश्वकोश है, विश्वकोश मतलब इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? विश्वकोश, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, एक ऐसी किताब या कह सकते हैं या फिर किताबों का एक ऐसा सेट जिसमें जो है हर सब्जेक्ट की जानकारी हमें मिल जाती है, उसको इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। और ना कोई ऐसा ग्रंथ है, ठीक है ना ऐसी कोई बड़ी सी बुक है जिसमें इन विषयों की सामग्री, सारा मटेरियल उपलब्ध हो सके, मुझे मिल सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा, यानी कि जो मेरा ज्ञान है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसी पर विश्वास रख करके मुझे इस दोनों विषयों पर निबंध लिखना होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट गद्यांश में लेखक क्या कहते हैं? नेक्स्ट गद्यांश में लेखक कहते हैं, विज्ञों का, विज्ञों मतलब जानकारों, जो जानकार लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनका मानना है, उनका कथन है कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। हम ना, हमारे टॉपिक क्या होंगे, हेडिंग्स क्या होंगी, है ना, उसकी रूपरेखा हमें तैयार कर लेनी चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है, ऐसा लेखक सोचते हैं। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है, क्योंकि उन्होंने इसका अनुभव, इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर लिखने का अनुभव उन्हें नहीं है, ना ही वो इसके बारे में जानते हैं। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश, यानी कि सारांश मतलब कंक्लूजन जो होता है, कुछ ही वाक्यों में भले लिख दूं, पर निबंध लिखने से पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए, उसका सार क्या है, क्या मतलब, क्या उसका मीन्स क्या निकल रहा है, 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। क्या सचमुच हिंदी के सभी विज्ञ लेखक, यानी कि जानकार लेखक, पहले ही अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? एजी गार्डिनर, जो कि अंग्रेजी के निबंध लेखक हैं, उनको तो लेखों का शीर्षक बनाने में सबसे अधिक कठिनाई होती थी, यानी कि वह लेख तो लिख लेते थे, लेकिन उसका शीर्षक क्या होना चाहिए, उसका टॉपिक क्या होना चाहिए, उसी को बनाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल उन्हें कठिनता होती थी, मुश्किल उन्हें लगता था। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूं और शीर्षक देने का भार, कि उसका टॉपिक क्या होगा, वो जो है अपने मित्र पर छोड़ देते हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई ना हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी, कि उस नाटक का नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, तभी तो घबराकर नाम ना रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा, जैसा तुम चाहो। ठीक है, यानी कि उन्होंने नाटक तो बना दिया, लेकिन नाटक का नाम क्या होना चाहिए वह उनको समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो घबरा करके उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रख दिया, जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो यह रूपरेखा तैयार ना होगी, यानी कि उसके क्या हेडिंग्स होनी चाहिए, क्या टॉपिक होने चाहिए, मुझसे ये तैयार होने वाले नहीं हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं क्या करूँगा, मुझे जो है अपने ही ज्ञान पर लिखना होगा, और मैं रूपरेखा भी तैयार नहीं कर सकता। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या कहते हैं। नेक्स्ट वाले में लेखक कहते हैं कि अब मुझे शैली निश्चित करनी है, शैली, लिखने का तरीका क्या होनी चाहिए, शैली क्या होनी चाहिए, है ना, किस शैली पर हमें लिखना है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, भाषा सुस्पष्ट होनी चाहिए, और इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबंध हो, यानी कि वाक्य भले ही छोटे हों, छोटे छोटे वाक्य हों, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, संबद्ध होने चाहिए। ठीक है ना, यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। लेखक कौन है? मास्टर है, ठीक है, टीचर है वो। कहीं नमिता और अमिता यह ना समझ बैठे कि मैं यह निबंध बहुत मोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा नमिता और अमिता ना समझ बैठे हैं। ठीक है ना, कि जो है लेखक हैं टीचर, इसलिए वो मोटी अक्ल वालों के लिए निबंध लिख दिए हैं। ठीक है ना, छोटी छोटी लाइनों में। तो कहीं वो ऐसा ना सोच बैठे, अपनी विद्वता, यानी कि जो उनकी बुद्धिमानी है, वो उसका प्रदर्शन करने के लिए कि लेखक कितना बुद्धिमान है, और उनका जो गौरव है, उनका जो सम्मान है, उसको स्थापित करने के लिए ये आवश्यक है कि मैं वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हों। जो वाक्य हों कितने पृष्ठ में समाप्त हों? आधे पृष्ठ में, यानी कि आधे पेज में समाप्त हों।
वाक्य। ठीक है, बाणभट्ट ने, बाणभट्ट कौन है, वो भी एक लेखक हैं, कवि हैं। उन्होंने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। उनकी जो एक रचना है कादम्बरी, उसमें भी उन्होंने ऐसे ही वाक्य लिखे हैं, छोटे, ठीक है ना, पर एक दूसरे से संबद्ध, ठीक है ना, जुड़े हुए। वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए, यानी कि एकदम स्पष्ट नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा अस्पष्ट वाक्य भी चाहिए जो लोगों को अच्छे से समझ में ना आए। क्योंकि ये अस्पष्टता या दुर्बोधता, दुर्बोधता मतलब जिससे हमको, दुर्बोध मतलब जो कठिन हो, थोड़ा सा मुश्किल हो, इससे गंभीर ला देती है, यानी कि गंभीरता ला देती है। पढ़ने वाला ध्यान पूर्वक उसे पढ़ता है, क्योंकि उसमें वर्डों में क्या होती है, कठिनता होती है, कठिनाई होती है पढ़ने में। इसलिए लेखक सोचते हैं कि वर्ष जो मैं लिखूं निबंध, वह कैसा हो, थोड़ा सा अस्पष्ट होना चाहिए, एकदम एकदम सीधा साधा नहीं होना चाहिए। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि जो श्रीहर्ष हैं, उन्होंने जानबूझकर अपने काव्य में, अपनी कविताओं में ऐसी गुत्थियां, ऐसी जो है चीजें डाल दी जो अज्ञों, अज्ञों मतलब जो कम जानकारी वाले हैं, जो अज्ञ हैं, यानी कि ना जानने वाले जो लोग हैं, उनसे सुलझ ना सकें। और सेनापति, सेनापति भी लेखक और कवि हैं, ठीक है। सेनापति कौन है, ये लेखक हैं और कवि हैं। तो जो सेनापति हैं, उन्होंने भी अपनी कविता में मूढ़ों यानी कि मूर्खों के लिए दुर्बोध कर दी है। दुर्बोध मतलब जिसको जाना नहीं जा सकता, यानी कि कठिन कर दी है। जो मूर्ख लोग हैं उनके लिए जो सेनापति ने अपनी कविताएं लिखी, वो दुर्बोध कर दी, यानी कि कठिन कर दी, वह आसानी से समझ नहीं सकते। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश, यानी कि उसको भी निबंधों में आवश्यक बताया गया है। तब क्या किया जाए, लेखक कहते हैं कि निबंध लिखने में हमें अलंकारों का और मुहावरों का, लोकोक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो अब लेखक सोचते हैं अब क्या किया जाए, लेखक सोचते हैं अब क्या किया जाए। नेक्स्ट वाले गद्यांश में लेखक लिखते हैं, अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया है, उन्होंने एक दूसरा ही पैटर्न अपनाया है। उनके निबंध में इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हो, भले ही वो इन आचार्यों की कसौटी पर जो है सिद्ध ना हो खरे, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में, जो इंग्लिश लिटरेचर है, उनमें उनका मान सम्मान बहुत ज़्यादा है। उस पद्धति के जन्मदाता मांटेन हैं। मांटेन समझे जाते हैं। मांटेन कौन थे, मांटेन एक जो है फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच राइटर थे, ठीक है ना, मांटेन। उन्होंने तो मांटेन को जो है उस पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, जो सुना और जो एक्सपीरियंस किया, जो अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। जो उन्होंने समझा, देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में, अपने जो है एसेज में क्या किया, लिख दिया, ठीक है ना। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, हमारे मन के स्वच्छ भाव होते हैं। उनमें ना कवि की उदात्त कल्पना रहती है ना, उसमें किसी कोई इमेजिनेशन नहीं होता है, कोई कल्पना नहीं होती है किसी कवि की, बल्कि वो अपने मन की, अपने कह सकते हैं हृदय की क्या होती हैं, भावनाएं होती हैं। और ना ही आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, आख्यायिका मतलब होता है लंबी कहानी, ना ही किसी लंबी कहानी के लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, यानी कि वो कहानी नहीं बल्कि वह मन की रचनाएं होती हैं, उसमें मन के भाव होते हैं। और ना ही विज्ञो यानी कि जो जानकार लोग होते हैं, उनकी गंभीर और तर्कपूर्ण विवेचना, यानी कि विवेचना मतलब बहस करना, विवेचना करना, उसका डिबेट करना, समझना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं, क्यों, क्योंकि वो मन की स्वच्छंद रचनाएं होती हैं। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, वो सच्ची मन की रचनाएं होती हैं, उनमें सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है और उनका उल्लास रहता है, ठीक है ना। तो लेखक क्या कहते हैं, इन सभी चीजों में क्या होता है, सच्चे मन की अभिव्यक्ति रहती है, ठीक है। फिर लेखक कहते हैं, ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिनमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है, ना कल्पना की महिमा, यानी कि इसमें हमें ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती है, ना ही हमें इमेजिनेशन, कल्पना करनी होती है। जो हमारे मन के भाव होते हैं, उसी को इन निबंधों में समाहित कर देते हैं, जिनमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इस पद्धति का अनुसरण, अनुसरण मतलब फॉलो करना, उसको मानना, मैं क्यों ना कर मैं
भी क्यों ना निबंध लिखूं। ऐसा लेखक सोचते हैं कि मैं भी इसी जो है चीज को फॉलो करता हूं और अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए इन दोनों निबंधों को लिख देता हूं। मुझे 2 निबंध लिखने होंगे, ऐसा लेखक सोचते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नेक्स्ट पैसेज में लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं लेखक, मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। लेखक को एक अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। उसमें एक बार वे प्यास लगने पर कुएं के पास पहुंचे। कौन? अमीर खुसरो। वहां 4 औरतें पानी भर रही थीं। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने की। अमीर खुसरो कौन है? वो लेखक और कवि हुए हैं, ठीक है ना। तो अमीर खुसरो जब पानी पीने उस कुएं के पास पहुंचे तो 4 औरतें थी, पानी भर रही थी। तो उन्होंने पहली औरत ने कहा कि वो खीर पर कविता सुनाए, दूसरे ने कहा कि चरखे पर कविता सुनाए, तीसरे ने कहा कुत्ते पर, और चौथी ने कहा ढोल पर। यहाँ बोल लिख गया है, यहाँ बोल नहीं, यहाँ होगा ढोल, ठीक है ना, ढोल पर। तो अमीर खुसरो बहुत प्रतिभावान, बहुत ही ज्यादा समझदार कवि थे। उन्होंने एक ही पद में, एक ही लाइन में, एक ही कविता में चारों की इच्छा पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। यानी कि एक ही कविता में उन्होंने खीर भी आ गई उसमें, ठीक है, चरखा भी आ गया, कुत्ता भी आ गया और ढोल भी आ गया। यानी कि एक ही कविता में उन्होंने चारों महिलाओं की इच्छा की पूर्ति कर दी। एक ही कविता में उन्होंने खीर पर भी, चरखे पर भी और कुत्ता पर भी और ढोल पर भी कविता सब पर सुना दी। खीर पकाई जतन से, जतन मतलब बहुत मेहनत से, बहुत यत्न करके खीर पकाई और चरखा चला दिया और कुत्ता आकर के खा गया, तो बैठी ढोल बजा, ठीक है ना। तो अमीर खुसरो बहुत ही प्रतिभावान कवि थे, है ना। खुसरो की और भी रचनाएं हैं। एक रचना में अमीर खुसरो जी कहते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। तो ऐसे प्रतिभावान जो है कवि थे, लेखक थे अमीर खुसरो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है पैरा में हम देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, मुझे खुसरो की प्रतिभा नहीं, यानी कि मुझ में खुसरो जैसे प्रतिभा मेरे अंदर नहीं है, मैं वैसा कवि नहीं हूँ, वैसा लेखक नहीं हूँ, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने में मुझे मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। अगर मैं उनकी इस पद्धति को स्वीकार करता हूँ, यानी कि जो है जैसे उन्होंने एक ही कविता में चारों चीजों को बता दिया, वैसे ही लेखक कहते हैं कि अगर मैं उनकी इस पैटर्न को फॉलो करता हूं तो मेरी जो कठिनाई है, जो मुश्किल है, वो आधी रह जाती है। लेखक सोचते हैं मैं भी एक ही निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूं। लेखक सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे ये दोनों ही निबंध का जो विषय है वो एक ही में हो जाए, एक ही निबंध में आ जाए, ठीक है ना। एक ही बेले से 2 चिड़िया मार दूंगा, ठीक है ना। लेखक कहते हैं कि मैं एक ही बेले से, यानी कि एक ही पत्थर से, बेले यहाँ लिख गया है, बेले नहीं, यहाँ पर होगा ढेले। ढेले मतलब पत्थर से या कोई टुकड़ा, ठीक है ना। तो वो सोचते हैं कि मैं जो है दोनों विषयों का समावेश एक ही निबंध में लिख देता हूँ, यानी कि जो समाज सुधार पे लिखना था और जो दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस पर लिखना था, तो दोनों का समावेश एक ही निबंध में कर दूं। इससे क्या होगा, एक ही ढेले से 2 चिड़िया मार दूंगा, एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, ऐसा लेखक सोचते हैं। फिर दूर के बोल सुहावने होते हैं। दूर के बोल नहीं, यहाँ पे होगा ढोल, ठीक है ना। दूर के ढोल, यहाँ लिख दीजिए ढोल, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता मतलब जो कड़वापन है, जो उनकी कर्कश आवाज है, ठीक है ना, वो हमारे कानों तक नहीं पहुंचती क्योंकि हम दूर होते हैं, इसलिए वो हमें सुहावने लगते हैं। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते हैं
ठीक है ना। यानी कि अगर कोई ढोल के पास बैठा है तो उसके कानों के पर्दे फट रहे होते हैं और उसे वह आवाज अच्छी नहीं लगती है। वहीं अगर कोई दूर किसी नदी के किनारे तट पर संध्या समय, शाम के समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं, यानी कि वही ढोल की आवाज उसे मधुर लगती है, मीठी लगती है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी विवाह उत्सव का चित्र अंकित करने लगता है। यानी कि वह क्या सोचने लगता है, वह जब हम पास में बैठे होते हैं तो वह हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर कहीं शाम के समय कोई संध्या समय जो है कोई व्यक्ति जो है नदी किनारे बैठा हो और उसे ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही हो तो उसे बहुत मधुर लगती है और मन ही मन उस ढोल के शब्दों को, उसकी आवाज़ को सुन करके वो किसी विवाह उत्सव का, किसी शादी का अपने मन में चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला यानी कि जो शर्मीली हो, नववधू, नई बहू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है, जो नदी के किनारे व्यक्ति बैठा होता है कहीं दूर। ठीक है ना। उस नववधू के प्रेम यानी कि वह जो नववधू है, वह जो बहू है, उसके प्रेम, उल्लास और संकोच, आशंका और विषाद यानी कि दुख से युक्त हृदय में, इन सारी चीज़ों से युक्त हृदय के कंपन, कंपन का मतलब होता है हिलना, ठीक है ना, वाइब्रेट होना, ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या होती हैं, जो ढोल की कर्कश ध्वनि होती हैं उसको ये सारी चीजें मधुर बना देती हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, कलरव का मतलब होता है चिड़ियों का मधुर स्वर या फिर मधुर ध्वनि। उत्सव और प्रमोद, प्रमोद का मतलब होता है प्रसन्नता, और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। ठीक है ना। क्योंकि उसके साथ क्या होता है, एक आनंद का जो है, आनंद की एक मधुर ध्वनि होती है, एक आनंद का मधुर कलरव होता है, और उत्सव प्रमोद एक प्रसन्नता होती है, और एक प्रेम का संगीत, ये सब तीनों मिले रहते हैं। इसलिए उसकी जो कर्कश ध्वनि होती है ढोल की, उसको भी वो क्या करते हैं, मधुर बना देते हैं, मीठा कर देते हैं। तभी उसकी कर्कशता, जो उसका कड़वापन है, समीपस्थ यानी कि जो समीप हैं, जो पास के लोगों को कटु नहीं प्रतीत होती, यानी कि कड़वी नहीं लगती है, और दूर लोगों के लिए वह अत्यंत मधुर बन जाती है। लेकिन अगर दूर के लोगों की बात करें तो वही जो है जो आवाज़ है ढोल की, वह बहुत ही ज़्यादा मीठी और मधुर लगने लगती है, ऐसा लेखक कहते हैं। आइए नेक्स्ट वाले हम देख लें 11 नंबर। कवि इसमें कहते हैं कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, तरुण का मतलब होता है युवक, जो जवान व्यक्ति हैं, है ना, जो तरुण संसार के इस जीवन संग्राम से दूर हैं, जो इस जीवन रूपी संग्राम से दूर हैं, इस जो इस जीवन में जो कठिन संग्राम का मतलब होता है युद्ध, जो इस जीवन का युद्ध है, कैसे हर जगह पे हमें लड़ना पड़ता है ना, संभलना पड़ता है। तो जो जवान लोग जो हैं इस जीवन के युद्ध से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक लगता है, यानी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो वृद्ध हो गए, जो बूढ़े हो गए, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, जो अपने बचपन से और जो अपने जवानी से, बाल्यावस्था यानी कि बचपन से, तरुणावस्था यानी कि जो जवानी से दूर हटाए हैं, वे अपने अतीत काल की स्मृति में, स्मृति मतलब याद में, अतीत काल मतलब अपने पास्ट में, ठीक है ना, उनको बड़ी सुखद लगती है, यानी कि जो समय बीत गया है बचपन का और जवानी का, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। किन लोगों को, जो वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए, लेकिन जो जवान लोग हैं उनके लिए भविष्य उज्जवल होता है, वो सोचते हैं हम बूढ़े हो जवान हो जाएंगे, ठीक है ना, तो हमें ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। लेकिन ठीक उसी तरह वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, जैसे जवान लोगों के लिए भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए बीता हुआ कल अच्छा लगता है। वर्तमान से दोनों को असंतोष रहता है, दोनों ही वर्तमान से, प्रेजेंट से क्या होते हैं, असंतोष रहते हैं, यानी कि खुश नहीं रहते हैं। जवान लोगों को भविष्य सुखद लगता है, और वहीं अगर हम वृद्ध लोगों से पूछें तो उन्हें अपना पास्ट यानी कि अपना भूत जो है, जो उनका अतीत है, वह उन्हें अच्छा लगता है। तरुण
भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। तरुण सोचते हैं कि भविष्य हमारा वर्तमान में आ जाए, और वृद्ध सोचते हैं कि हम अतीत को खींचकर वर्तमान में उसको देखना चाहते हैं। जो बीत गया है वह समय हम देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं। तरुण मतलब जो जवान लोग होते हैं वो क्रांति के वो समर्थक होते हैं, बदलाव चाहते हैं। और वृद्ध अतीत के गौरव के संरक्षक, और जो बूढ़े लोग होते हैं जो अतीत का गौरव होता है, जो बीते हुए कल का गौरव होता है, उसके संरक्षक यानी कि रखवाले होते हैं। वे उसे संभाल कर रखना चाहते हैं, उसे बदलना नहीं चाहते। वहीं अगर हम तरुणों की बात करें तो वह क्रांति के समर्थक होते हैं, वह अपने प्रेजेंट को फ्यूचर में बदलना चाहते हैं। इन दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है। क्षुब्ध यानी कि परेशान रहता है, दुखी रहता है, और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि क्या लिखूं, जो टॉपिक है हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसमें उन्होंने दोनों ही जो है ये दोनों टॉपिक जो अमिता और नमिता ने दिए थे, यानी कि समाज सुधार और दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो लेखक ऐसा जो है निबंध लिख रहे हैं जिसमें दोनों ही विषय समाहित हो रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, लेखक ने सबसे पहले दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर भी बता दिया, और लेखक ने ये भी बता दिया कि समाज सुधार क्यों जरूरी है ना। लेखक ये भी बता रहे हैं कि वर्तमान काल में, वर्तमान काल जो प्रेजेंट टाइम हमारा होता है वह सदैव सुधारों का काल बना रहता है, सदैव जो है इसमें सुधार होते ही रहते हैं। ठीक है ना। तो एक ही विषय में लेखक दोनों ही टॉपिक को समाहित कर रहे हैं, आप ये ध्यान दीजिए। ठीक है। नंबर 12 हमें दिया गया है, नेक्स्ट पैसेज हमारा। इसमें लेखक कहते हैं मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो। यानी कि मनुष्य जाति के इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में सुधारों की आवश्यकता हुई है। चाहे वो पहले हो तब भी सुधार हुए हैं, अभी भी सुधार हो ही रहे हैं, सुधार हमेशा होते ही रहते हैं। तभी तो आज कितने सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ? सुधार होते ही रहते हैं। भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर, स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन रॉय, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हैं, समाज सुधारक हैं, और स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। यानी कि सिर्फ यही लोग नहीं है, बल्कि बहुत सारे और भी समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर हैं, लेकिन इनकी जो है इनका नंबर भी नहीं खत्म होता, ना ही जो सोशल रिफॉर्मर हैं, जो समाज सुधारक हैं, उनका जो है उनकी गिनती खत्म होती है, और ना ही सुधारों की, ना ही उन चीजों की। सुधार होते ही रहते हैं। सुधारकों का दल यानी कि सुधार करने वाले लोगों का जो ग्रुप है, नगर नगर और गांव गांव में होता है। ये सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। ठीक है ना। पहले जो दोष थे, दोषों का ना अंत है और ना ही सुधारों का, ना दोष ही खत्म हुए हैं ना ही सुधार खत्म हुए हैं। जो कभी सुधार थे वो आज दोष हो गए हैं, और जो कभी उन सुधारों में फिर नौ सुधार, फिर से नया एक सुधार किया जाता है, तभी तो ये जीवन प्रगतिशील माना गया है। यानी कि जो पहले हमने सुधार किया वो आगे चल करके दोष बन गए, फिर उनमें हमने सुधार किया, तो जो पहले सुधार थे वो आज दोष बन गए, और जो आज दोष हैं, जो आज सुधार किए हैं, वो पहले कभी दोष थे। ठीक है ना। तो सुधार होते ही रहते हैं, सुधारों का ना अंत है और ना ही जो है दोषों का, ये होते ही रहते हैं। ठीक है। लास्ट जो है पैसेज में कवि क्या, लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। प्रगति करने वाला, एक प्रोग्रेस करने वाला जो है साहित्य का, लिटरेचर का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता, उसको बनाने वाले ये समझ रहे हैं कि उसमें उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। ठीक है ना। उसमें फ्यूचर का गौरव है, फ्यूचर का जो गौरव है वह निहित है, उसको समाहित किया गया है। पर कुछ ही समय के बाद उनका ये साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। अतीत का यानी कि पास्ट का, स्मारक मतलब कह सकते हैं याद। ठीक है ना। पास्ट की, भूत की हमारी एक याद बन जाएगी, यही जो साहित्य का निर्माण हो रहा है। कभी ना कभी तो ये पुराना होगा ही होगा। और जो आज तरुण हैं, जो जवान हैं, वही वृद्ध होकर के अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। यानी कि जो बूढ़े थे वो कभी
जो है जो बूढ़े हैं अभी, वो कभी जवान थे और वो भी जो है सोच रहे थे कभी हम आगे जाएंगे तब हमें जो है खुशी मिलेगी, प्रसन्नता, सफलता मिलेगी। लेकिन जब वो बूढ़े हो गए, जब वो जवान थे तो वो बूढ़े होने का सोच रहे थे, और जब वो बूढ़े हो गए तो वो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं कि हाँ, हमारा बचपन और हमारी जो जवानी थी वही अच्छी थी। ठीक है, तो वही लेखक कहते हैं कि जो जवान लोग हैं वही बूढ़े होकर के अपने अतीत के गौरव का सपना देखेंगे, और उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा, फिर जवान लोग आ जाएंगे, फिर भविष्य का वो स्वप्न देखेंगे। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे ही करते ये हमेशा प्रक्रिया चलती रहती है। आज जो जवान लोग हैं वो बूढ़े होने का सोच रहे हैं, और जो बूढ़े लोग हैं वो जो है अपने पास्ट के बारे में, अपने बचपन और अपने जवानी के बारे में सोच रहे हैं कि वही अच्छा था। और आज के जो जवान हैं वो सोच रहे हैं अब हम बूढ़े हो जाएं तब हमें सफलता ज़्यादा अच्छी हासिल होगी, यानी कि तब और सफल व्यक्ति बन पाएंगे। लेकिन वही तरुण, वही जवान व्यक्ति जब बूढ़े हो जाएंगे फिर वो जो है अपने अतीत का स्वप्न देखेंगे कि हम जो है बचपन और हमारी जो जवानी थी वही अच्छी थी। तो इस तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है ना, लेखक ने एक ही चीज में, एक ही निबंध में दोनों ही विषयों का समावेश कर दिया। लेखक कहते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर के ढोल यानी कि जो हमारे पास नहीं है वह हमें अच्छा लगता है। जैसे जवान लोगों के पास जो है बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापा मतलब एक्सपीरियंस नहीं है ना, अनुभव नहीं है, तो वो सोचते हैं हमें अनुभव प्राप्त हो जाए। और जिनके पास अनुभव है यानी कि जो बूढ़े हैं वो सोचते हैं कि हमें वह बचपन, वह जवानी प्राप्त हो जाए। यानी कि इस तरह हम देख सकते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी कि जो चीज हमसे दूर है वह हमें अच्छी लगती है, और जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास अभी प्रेजेंट हमें है, उससे हम खुश नहीं हैं। यही जो है जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण है। हमें क्या करना चाहिए, हमें सदैव अपने प्रेजेंट को खुश बनाने का प्रयास करना चाहिए, और हमें जो है भविष्य में नहीं, हमें वर्तमान में, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। तभी हमारा जो जीवन है वह अच्छा बन पाएगा। हमें जो है दूर की चीजें नहीं सोचनी चाहिए। दूर का मतलब हमें जो है प्लान बनाना चाहिए, हमें रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, लेकिन भविष्य को सोच करके हमें अपना प्रेजेंट, अपना जो वर्तमान है वह खराब करना नहीं चाहिए। तो लेखक लास्ट में कहते हैं कि इसीलिए जो है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जो हमारे पास नहीं है वही हमें अच्छा लगता है। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसके लेखक हैं। ये चैप्टर यहीं पर एंड हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही चालाकी से और बहुत ही जो है कह सकते हैं प्रतिभाशाली तरीके से लेखक ने एक ही निबंध में, निबंध का नाम क्या है, क्या लिखूं, एक ही पाठ में, एक ही जो है रचना में क्या लिखूं में, लेखक ने दोनों निबंधों का समावेश कर दिया। पहला कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और दूसरा समाज सुधार। ठीक है ना, समाज सुधारक। हाँ, दूसरा क्या था, दूसरा निबंध था हमारा, दूसरा निबंध था हाँ समाज सुधार। ठीक है ना, तो लेखक ने बहुत ही चतुराई से एक ही विषय पर दोनों निबंधों का समावेश कर दिया है। यही लिखने की क्या होती है, कला होती है। ठीक है ना, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।